प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इस वक्त जुड़ रहे हैं। बर्क साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप लोग लगातार एसआईआर को लेकर संसद के अंदर बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं, क्या कहेंगे आप? तो ये वही तो क्यों नहीं कराएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि जब एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जो विपक्ष है वो इस चीज़ की मांग उठा रहा है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, और फिर संसद किस लिए है, जो भी सदन है, उच्च सदन या सदन है, तो उसके अंदर ये है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जिस चीज़ से जनता का हित जुड़ा हुआ है, उस चीज़ पर अगर विपक्ष चाहता है तो सरकार का, अगर उसके अंदर कोई गलत रोल नहीं है, सरकार की नीयत साफ है, तो चर्चा करानी चाहिए। नहीं तो सिर्फ सदन की कार्यवाही, बिल, कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, या जो भी चीज़ है उस क्वेश्चन का जवाब देना, तो इस चीज़ इसीलिए तो है। अगर एक मुद्दा इतना अहम है और इतना गंभीर मुद्दा है कि जिससे कि पूरा देश इस बात को चीख रहा है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, तो सरकार को चर्चा करानी चाहिए। और एसआईआर पर हमें अफसोस है कि जहां हमारा संविधान वोट का अधिकार देता है जनता को, और अगर उनका वोट का अधिकार ही छीन लिया जाएगा, तो कैसे फिर हम कह सकते हैं कि जनता की बनाई हुई सरकार है। आप लाखों की, 50 लाख की तादाद में अगर वोट को काट देंगे, अब सरकार क्या है, चुनाव आयोग क्या है कि अभी पूरी तरह से नहीं करा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं है इसके अंदर तो साफ क्लियर करिए। इतनी तादाद के वोट काटना है कि पूरी तरह से सरकार बननी और बिगड़नी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, और इस प्रकार की अगर प्रथा ये चल गई तो आने वाला हमारे देश पूरा का भविष्य खतरे में है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो और भी सरकार है ये फिर प्रथा चली आ जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं इस पर हर सूरत हाल में वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, और इस प्रकार की जो भी कार्यवाही चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आपके इंडिया ब्लॉक को झटका लगा है। कोर्ट ने इसे रोकने के बजाय ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उसके लिए तो बीजेपी के लोग वैसे कर सकते हैं, उंगली उठाते हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर कोई अदालत का फैसला है तो हम उससे अपना सहमति भी रख सकते हैं, और हम अपना वो भी रख सकते हैं कि हम उससे सहमत नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और अभी क्योंकि मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूरी तरह से अभी मैंने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, क्योंकि मैं सदन के अंदर था, उसके ऊपर मैं देखूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आया, तो उसके बाद ही फिर कोई मैं आगे की बात कह सकूँगा। लेकिन फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है वो तो हम मानते हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी संसद में इस चीज़ में जो दखलंदाजी सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई अगर हो रही है तो उस पर रुकनी चाहिए। चुनाव आयोग अगर संस्था, संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर कोई गलत काम अगर हो रहा है तो उस पर रोक लगनी ज़रूर चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ही नहीं, ये पूरे देश की जनता चाहती है कि गलत तरीके से लोगों के वोटों के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, क्या आपकी पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट करेगी? देखिए, अभी जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है कि मैं अकेला, मैं तो खुद फैसला नहीं ले सकता। हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और जो विपक्ष के नेता हैं वो मिलकर के फैसला लेंगे सॉरी, कि अभी हम आगे को क्या रणनीति बनानी है और किस प्रकार से इस पर हमें क्या कदम उठाना है। ठीक है, मौलाना रशीदी की ओर से डिंपल यादव के अपमान को लेकर सोमवार को संसद के मकर द्वार पर एनडीए के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया और आपकी पार्टी पर आरोप लगाया कि आप अपनी महिला सांसद के साथ खड़े नहीं हैं। बीजेपी के लोग राजनीतिकरण करने में बड़े माहिर होते हैं, जिससे उनको फ़ायदा मिला। और हम पूछना चाहते हैं कि अगर काश जब वो सोफिया कुरैशी के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर, उस टाइम बीजेपी के ही नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जब गलत टिप्पणी कर रहे थे, जो कि हमारी देश का गर्व है, फ़ख्र है और देश की सेना से जुड़ी हैं, उन पर उंगली उठा रहे थे, तो तब बीजेपी के सांसद कहाँ थे? तब क्यों इन लोगों ने उंगली नहीं उठाई? जब हमारे देश में मणिपुर हो, संबल हो, या कहीं भी हमारे देश में महिलाओं के साथ कोई ज़्यादती, अपमान होता है, तब क्यों बीजेपी के सांसद आवाज़ नहीं उठाते? तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ रही बात, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं उठानी चाहिए। हमारी डिंपल यादव जी माननीय सांसद जो हैं वो देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ राजनीतिकरण के लिए इस मुद्दे को उछालना से पहले अगर बीजेपी के नेताओं ने अपने उन नेताओं के खिलाफ भी कदम उठाया होता जिन्होंने कि हमारी बहन के ऊपर जो देश का इसका सेना का फ़ख्र है उन पर टिप्पणी की है, तो फिर हम यकीनन हम सोचते कि उनकी नीयत साफ है। चलिए, महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर ठाकरे ब्रदर्स ने जो माहौल खड़ा किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाषा जो है जहाँ तक हम उसकी बात करते हैं, हमें किसी भी पूरे मुल्क के अंदर भाषा के नाम पे विवाद नहीं होना चाहिए। भाषा सब लोगों की अलग अलग हो सकती है, तभी तो हमारी इस देश की खूबसूरती है कि अनेक भाषाएं होने के बावजूद, अनेक धर्म होने के बावजूद और एक जो गुलदस्ता है हमारा, कई सारे तरह के फूल होने के बावजूद भी एक गुलदस्ता है, सब लोग मिलकर के रह रहे हैं। लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म समाज से ताल्लुक़ रखता हो, इस चीज़ में भाषा के नाम पर विवाद उत्पन्न करना गलत है। और जहाँ तक बात है जिसकी किसी पर कोई अगर भाषा कहीं लोकल है, रीजनल अगर है, तो उस भाषा को भी अपने बोलने में इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हिंदी भाषा है तो उसमें तो हम समझते हैं उसमें ज़बरदस्ती ये नहीं होना चाहिए कि आपको एक भाषा हटा करके दूसरी भाषा को बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो गलत है। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी के बाद उर्दू को भी घसीट लिया गया। बीजेपी सांसदों ने कहा कि उर्दू वालों को जबरन मराठी उनसे बुलवा कर दिखाओ, क्या कहेंगे? बीजेपी के तो उनका काम ही यही है, धर्म के बिरादरी के भाषा के नाम पर आपस में विवाद को उत्पन्न करना, जिससे कि लोग मेन मुद्दों से भटक सकें। खैर, मैं फिर से ये कहूँगा, चाहे मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपनी देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के को आगे बढ़ाने के लिए इन विवाद, हमारे दूसरे मुल्कों को हम देखें, वहाँ पर लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह से लोगों का विकास, देश की तरक्की हो रही है। और हमारे देश के अंदर अफसोस है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, भाषा के नाम पर लोगों के अंदर खाई पैदा की जाती है और बिरादरी के नाम पर लोगों को धार्मिक स्तरों से दूर रखा जाता है। ये चीज़ गलत है। देश की तरक्की तभी संभव है जब सारे लोग मिलकर के साथ रहें और इस देश की तरक्की के लिए कोशिश करें। चलिए, पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मदरसों में मराठी और मस्जिदों में अजान भी मराठी में होनी चाहिए। ये बयान किस तरीके से लेते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सिर्फ उनका हित होगा, राजनीतिक हित होगा, तो इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर उनको हित इस चीज़ का दिख जाए कि हमारा जो इसमें फ़ायदा हिंदी बोलने में है, उर्दू बोलने में है, तो वो उस बात को कहने लगेंगे कि भाई हाँ, इस लैंग्वेज को वो करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ अपनी राजनीतिक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की चीज़ नहीं करनी चाहिए। देश का हित अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो यकीनन आप अपने दूसरे हित को नज़रअंदाज करेंगे, और अगर आप दूसरे हित को यानी कि राजनीतिक हित को अगर सर्वोपरि रख रहे हैं तो फिर देश हित आपका नीचे चला जाएगा, जो कि फिर हमारी देश की तरक्की के लिए आप ये ईमानदारी नहीं हो सकती। क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच कोल्ड वॉर है? अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसे खत्म करने में जुटे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, जो इस प्रकार के प्रदेश के अंदर हालात चल रहे हैं, इस चीज़ को मैं और आप नहीं कह रहे, बल्कि हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आए दिन जनप्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं, और जनप्रतिनिधि विपक्ष के तो कहते ही, ख़ास बात यह है कि सरकार के जनप्रतिनिधि जो सरकार में मौजूद विधायक हैं या जो सरकार में मौजूदा मंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अधिकारी लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं, और जब नहीं सुनना है तो जनता का काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। तो इस बात को आपको, हमें तो कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को तो वही लोग कह करके साबित कर रहे हैं। कभी मंत्री थाने में बैठ करके धरना देती हैं, कभी कोई मंत्री इस बात को मीडिया में कहते हैं कि अधिकारी सीधे सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हमारी बात को सुनवाई नहीं कर रहे। कभी विधायक धरने पे बैठ जाते हैं, हमारे मुरादाबाद के अंदर ही आप देख सकते हैं कि धरने पे बैठे। तो इस प्रकार की, कभी इनके ज़िला अध्यक्ष टिप करते हैं कि अधिकारी बिल्कुल आज़ाद हो गए कोई। तो फिर आप खुद देखें, तो अगर सरकार में रह करके अगर अधिकारी लोग सरकार चलाएंगे तो कैसे मुमकिन है कि जनता का काम हो सकता है? बर्क साहब, आप संभल के सांसद हैं, करीब 1 साल बाद क्या आप वहां अमन चैन है?
देखिए, संभल में तो अल्लाह का शुक्र है, लंबे समय से संभल में सुकून था और इसमें कोई दो राय नहीं कि संभल हमारा लंबे समय से एक संवेदनशील जगह रहा है, अति संवेदनशील। लेकिन करीब 29 साल से मैं इस बात को कह चुका हूँ, अब 30 साल से कोई वहाँ पर घटना नहीं घटी, लोग सुकून से रह रहे थे, अपने कारोबार में लगे थे। इस टाइम आकर के जो हालात पैदा हुए, मुझे उसका दुख है और तकलीफ़ है कि जैसे जो घटना घटी और हमारे संभल को काफ़ी पीछे है, हमारा संभल उस घटना में चला गया, हमारे लोगों की जान भी, ज़िंदगी भी गई, लोग बेचारे बेकसूर जेलों के अंदर भी हैं, लेकिन अब वो सुकून में हैं। और मेरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से किसी मकसद को का फ़ायदे के लिए कोई हित ऐसा देखते हुए वहाँ पे संभल को नुकसान नहीं होना चाहिए। संभल के मैं तो पूरे प्रदेश और देश की बात करता हूँ कि जो सुकून अभी संभल के अंदर फ़िलहाल है वो पूरे देश के अंदर अमन चैन रहना चाहिए। और जब ये सुकून कायम रहेगा तभी हम कह सकते हैं कि जो संविधान की जब हम शपथ लेते हैं सांसद, विधायक या मंत्री या सरकार बनाते हुए, तो ये तभी ईमानदारी से लागू होगी जब हम अपने लोगों के हक के बारे में, इंसाफ के बारे में और देश की तरक्की के बारे में ईमानदारी से करें। ठीक है, ज़ियाउर रहमान बख्श साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए इंडिया न्यूज़ पर आने के लिए।